नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी जनरल साइंस की सीरीज, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि तीनों सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये वाली सीरीज जो कि आपके पुलिस के लिए और कोई भी जनरल कंपटीशन है जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। यानी आपको इस सीरीज से बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें क्या करूंगा, मैंने क्या किया है कि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्या करूंगा, मैंने इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और उसी पीडीएफ से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आप चाहें तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ नोट्सों को बना सकते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल साइंस के। जो पहला सब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा दैट इज केमिस्ट्री। तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं, और हमें फालतू का पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा एमपी प्लस का एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए लगभग 1 महीने के समथिंग समय बचा हुआ है। तो इतने जल्दी यदि हमें सिलेबस करना है तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना होगा, जहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन के चांस बनते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट का फादर कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो रसायन शास्त्र के जो जनक होंगे वो होंगे आपके एंटोनी लेवोसियर। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो पहली चीज क्या बोले, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, आप देख रहे हो, आप देखो अपने आसपास हर वो चीज जिसके पास क्या हो, दो चीजें हो। आप केवल दो इसकी विशेषताएं याद रखिए, हर वो चीज जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या, वजन हो। और वो क्या करे, जगह घेरे। जगह घेरे मतलब उसके पास क्या हो, आयतन। हर वो चीज जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे या उसके पास क्या हो, आयतन हो, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आप देखते हो अपने चारों तरफ देखिए कि कोई भी चीज हो, आप जो आपको दिख रही है कोई भी चीज, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई उसका आयतन है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो लगभग कितने तरीके यानी कितनी अवस्था में पाई जाती हैं। या तो आपने देखा होगा कोई ठोस है, जैसे आप देख लीजिए टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, हर चीज क्या है, ठोस है। दूसरी चीज क्या देखो, आपने तरल भी देखा होगा। तरल मतलब जैसे हम पानी का ही उदाहरण लेते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आप देखोगे कि आप गैस देख लो, कोई भी गैस देख लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही देखा, बाष्प देख लो। तो बाष्प क्या होता है, ये किस में पाई जाती है, गैस अवस्था में। यानी अगर आप अपने आसपास देखोगे तो चीजें कितनी अवस्था में पाई जाएंगी, 3 में। बोले क्या है, तो वो ठोस होगी। ठोस नहीं होगी तो द्रव होगी, और यदि वो द्रव नहीं होगी तो गैस होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या होता है, गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई अवस्थाएं हैं? हाँ, ये 3 अवस्थाएं ये तो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजी हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, प्लाज्मा। यदि अभी कभी क्वेश्चन आ जाए बोले प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो आप आंसर हमेशा बताएंगे कि जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। और 5वीं अवस्था कौन सी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो केवल आप इनके नाम याद रखिए, आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5वीं अवस्था कौन सी हो गई, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या पढ़ा हमने कि पदार्थ वो सारी चीज जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और दूसरी चीज क्या हो, आयतन। जगह घेरे मतलब आयतन हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो ठोस होगा, द्रव होगा, या फिर वो क्या होगा, गैस होगा। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो प्लाज्मा है जो कि चौथी अवस्था है, और एक हमारा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि हमारी 5वीं अवस्था है। अब एक एक से हम पर समझेंगे इन तीनों अवस्थाओं को, इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। क्या, ठोस। तो आप ये देखोगे कि कोई भी ठोस हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईंट रखी हुई है। ये ईंट पहले यहाँ रखी हुई थी और आप गए और आपने इस ईंट को उठा के यहाँ पर रख दिया। तो क्या आपने एक चीज देखा, क्या ईंट अपने आकार बदल रही है? नहीं, ईंट कभी अपना आकार नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि ये ठोस है। तो ठोस का पहला गुण क्या हो गया कि जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित। दूसरी चीज क्या देखा आपने कि जो ईंट यहाँ पे जितनी जगह यहाँ पे घेर रही है उतनी ही जगह वो ईंट यहाँ भी घेर रही होगी। यानी दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो आयतन है वो भी कैसा होता है, हमारा निश्चित होता है। तो क्या हो, ठोस क्या होता है, हर वो चीज जिसका आयतन कैसा हो, निश्चित, और आकार भी कैसा हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता।
और ठोस का दूसरा गुण क्या होता है, मैंने देखा कि आप आगे पढ़ोगे भी कि हर चीज हमारे जो आसपास है, यानी प्रत्येक पदार्थ किसका बना हुआ है, अणुओं का बना हुआ है। और अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं या एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। क्या बोलते हो, इनके बीच में एक आणविक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, यानी अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, आपका आणविक बल कहलाता है। तो आपने क्या देखा कि ठोस होता है तो उसमें अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक देखा होता है। अगर आप इस फिगर में देखो तो देख रहे होगी ये जो सर्कल्स बनी हुई है, जो गोल बने हुए हैं और ये अणु बने हुए हैं। और इनमें क्या हुआ कि जो देखिए अणु एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, मतलब इनके बीच का जो बल है, आणविक बल है इनके बीच का, वो बहुत ज्यादा है, यानी एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं। कोई भी अणु इधर से उधर नहीं होता। आप इसको कैसा भी कर दो, इधर कर दो चाहे इधर कर दो चाहे ऐसा कर दो, ये कभी अपना आकार नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। तो हमने क्या देखा ठोस में, पहली चीज तो आकर्षण बल कैसा होगा, सर्वाधिक होगा। इनका आयतन भी कैसा होगा, निश्चित, और इनका आकार भी कैसा होगा, निश्चित होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, द्रव की। तो दूसरी अवस्था हम द्रव के बारे में क्या देखेंगे कि जिनमें अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस से थोड़ा सा कम होता है। ठोस से कम होने का मतलब है यहाँ पर अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर फैले रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये अपना आकार परिवर्तित कर सकता है, हाँ ये क्या होता है, ये अपना आकार क्या करता है, परिवर्तित करता है। यानी इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जैसे आप चाहे देखिए, यदि आपके पास पानी है, गिलास पानी है, यदि ये गिलास पानी है वो गिलास में भरा हुआ है तो वो गिलास का आकार ले लेगा। यदि है पानी, आप क्या करते हो, एक थाली में डाल देते हो या किसी प्लेट में डाल देते हो तो ये पानी किसका आकार ले लेगा, हमारे प्लेट का आकार ले लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यों के पास जो आयतन होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित, सॉरी जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन कैसा होता है, आयतन निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि आयतन का मतलब है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो पानी कितना था, एक गिलास था, और यहाँ पे भी देखा तो पानी कितना रहा है, वो एक गिलास रहा है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी द्रव्य में, कौन कौन सी, इनमें जो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो ठोस से थोड़ा कम होता है, और इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और इनका आयतन कैसा होता है, वो निश्चित होता है। बहुत अच्छी बात। अब आगे देखते हैं गैस। गैस के बारे में हम देखेंगे क्या, तो पहले हमने ठोस में देखा सर्वाधिक आणविक बल होता है, पर उससे कम किस में होगा, क्या द्रव में होगा, और इनके बीच में आणविक बल सबसे कम होता है। कैसा होता है कि इनमें तो अणुओं के मध्य में लगने वाला बल ये मान लीजिए ना कि समान होता है, फिर हम कह सकते हैं कि सबसे कम होता है। इसीलिए तो आप देखते हो कि कोई भी गैस हो उसको आप क्या कर दो, एक कंटेनर यहाँ से खोल दो तो एक वाला अणु उड़ के चला जाता है, यानी वो गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बोले क्या, इनका आकार कैसा होता है, वो अनिश्चित होता है, और इनका आयतन भी कैसा होगा, वो भी अनिश्चित होगा। तो ये हमने तीनों चीजों के बारे में हमने देख लिया। तो एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि हमारी केमिस्ट्री उनका जनक कौन है, बोले सर एंटोनी लेवोसियर। दूसरी चीज हमने पदार्थ के बारे में देखा था। तो पदार्थ क्या होती है, हर वो चीज जिसके पास क्या हो, आयतन हो, दूसरा क्या हो, उसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। इन दोनों जिस चीज के पास ये दोनों गुण होंगे वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। अगला हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हमने पदार्थ की कितनी अवस्था पढ़ी थी, 3 अवस्थाएं। प्राकृतिक रूप से पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में। कौन कौन से, एक तो अवस्था होगी ठोस, और दूसरी अवस्था होगी कौन सी, द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। क्या इसके अलावा भी कोई अवस्थाएं, हाँ 2 अवस्थाएं ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजी हुई है। कौन कौन सी, एक तो आपने पढ़ा था प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर मैंने देखा था कि ठोस की क्या क्या विशेषता होती है। ठोस की पहले हमने देखा था इनमें जो आणविक बल होता है वो सर्वाधिक होता है, इनका आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, और इनका जो आकार होता है वो भी कैसा होगा, निश्चित होगा। इसके बाद यदि हम द्रव की बात कर लें तो द्रव के बीच द्रव में जो अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो ठोस से थोड़ा कम लगता है, और इनका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, पर द्रव का आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव को आप जिस बर्तन में डाल दोगे वो उसी का आकार ले लेगा। और यदि हम गैस की बात करें तो गैस में मैंने देखा कि इनमें आणविक बल सबसे कम होता है, और ना ही इनका निश्चित आकार होता है, और ना ही इनका निश्चित आयतन होता है। अब अगली बात आ जाती है, क्या जो मैंने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, क्या इन अवस्थाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है, हाँ परिवर्तन किया जा सकता है। और आपने देखा भी होगा कि जो पानी है, पानी से आप क्या बनाते हो, आप पानी से बर्फ बनाते हो। पानी क्या है आपका, पानी आपका द्रव है, और बर्फ आपका क्या है, ठोस। हमने परिवर्तन कर दिया अवस्था में, बोले ठोस से मैंने क्या बना दिया, द्रव्य बना दिया। देखा होगा कि पहले जैसे मान लीजिए आपके पास बर्फ है,
बर्फ का आपने तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे ही बनता है तो बर्फ क्या बन जाता है, हमारा पानी बन जाता है। और पानी का अगर और तापमान बढ़ा दो तो पानी उबलने लगता है, वाष्प बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता? तो क्या अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए कितने कारक होते हैं, बोले सर 2 कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। बोले कौन कौन से? एक तो होता है तापमान और दूसरा होता है दाब। यदि हम किसी भी पदार्थ के तापमान तथा दाब 2 चीजों में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन से 2 इंपोर्टेंट हैं? एक तो ताप और दूसरा दाब। ये 2 वो तत्व हैं या 2 वो चीजें हैं, 2 वो कारक हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें ठोस से क्या बनाना है, द्रव, और द्रव से क्या बनाना है, गैस, तो आप क्या करोगे, तापमान को बढ़ाओगे। यदि आपने ठोस का तापमान बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, द्रव बनेगा, और द्रव का तापमान बढ़ा दो तो क्या बनता है, गैस बनता है। आप देखा भी होगा। यदि बर्फ है जो हमारा ठोस है, अरे हमने बर्फ का तापमान बढ़ाया, द्रव यानी जो कि हमारा पानी बना, और पानी का तापमान बढ़ा दिया, गैस, यानी हमारी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि ये तो किसका तापमान का इस पर असर पड़ गया क्या, कि भाई ठोस का तापमान बढ़ाया तो द्रव बना, और द्रव का तापमान बढ़ाया तो क्या बन गया, वाष्प। लेकिन दाब इसका जस्ट उल्टा है। बोले क्या, आप क्या करोगे कि अगर ठोस का दाब घटाओगे तो द्रव बनेगा, और द्रव का दाब घटाओगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। इन सारी दोनों चीजों को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं। बोले क्या, अब आपने देखा इंपोर्टेंट क्या होता कि अब देखो, देख रहे हो कि अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा, और अवस्थाओं में परिवर्तन किसके कारण हो रहा, ताप के कारण हो रहा। और ताप के कारण मतलब तापमान, ताप का मतलब होता है तापमान, एक निश्चित तापमान होगा जहां पर अवस्था परिवर्तन होगा। तो अभी उन्हीं तापमान के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन तापमान को बोलते क्या, उन निश्चित तापमानों को बोला क्या जाता है। तो देखो पहले क्या लिखा, वह निश्चित तापमान या निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस से क्या बने, द्रव में परिवर्तित होने लगती है, क्या कहलाता है, वस्तु का गलना। यानी कोई भी वस्तु है जो ठोस से क्या बन जाए, द्रव्य बन जाए, क्या कहलाती है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। याद रखना इसको, ठोस से द्रव होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलोगे आप, गलन बोलोगे। और जिस ताप पर है प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है गलनांक। आपको सबका गलनांक याद नहीं रखना है। पूछे गलनांक क्या होता है, गलनांक एक तापमान होता है, क्या होता है कि निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई भी वस्तु क्या होती है, ठोस से किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी का गलनांक कितना होता है, तो आप बताओगे पानी का गलनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगली बात करते हैं कि बोले क्या, कि कोई भी तापमान जिस पर हमारा द्रव वो किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो कोई पूछे क्वथनांक क्या है, तो बोल देना क्वथनांक वह ताप बिंदु है या वह तापमान है जिस पर कोई भी द्रव इसमें परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का क्वथनांक पूछा जाता है, बोले कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगली प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। बोले क्या, हम देखेंगे। बोले ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी ठोस, आपने अभी क्या देखा था, ठोस क्या बनना था, द्रव, और फिर द्रव क्या बना, गैस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठोस डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि आपके घरों में कपड़ों में क्या रखी जाती हैं, गोलियां रखी जाती हैं, जिन्हें आप फिनाइल की गोलियां बोलते हो। तो वे गोलियां होती कैसी हैं, ये आपकी ठोस गोलियां होती हैं। और आप कुछ दिनों के बाद देखो ये गोलियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये द्रव बनी होती तो हमारे कपड़े गीले हो जाते, नहीं, ये द्रव नहीं बनती है, डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती हैं। और गैस बन के ये उड़ जाती है, इसलिए वो हमें नहीं मिलती है। तो क्या इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण कपूर है, ये नेपथलीन की गोलियां जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये सब किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जब भी आप कपूर को जलाते हो तो कपूर बिना क्या पिघले क्या हो जाता है, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगली चीज देखिए, आपके लिए ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि ये प्रक्रिया लिखी है, इनको एक बार आप बना के देखेंगे। बोले मैंने क्या देखा, ठोस, और ठोस से फिर क्या बना, बोले द्रव, और द्रव से फिर क्या होगा, गैस। तो आपने क्या देखा, ठोस से क्या बनना है, द्रव, और द्रव से क्या बनेगा, गैस। तो यहाँ पे मैं सारी प्रक्रियाओं को आपको डिफाइन कर देता हूँ। जब भी ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा, तो आप इसे क्या बोलोगे, गलन। क्या बोलोगे, गलन, लिख लेना। जब भी ठोस से क्या बनेगा, द्रव, तो इसे बोलते हो आप गलन।
और जब भी कोई भी चीज द्रव से क्या बनेगी, गैस, तो आप इसे बोलोगे बाष्पीकरण। क्या बोलोगे, बाष्पीकरण। और जब भी कोई भी चीज गैस से क्या बने, ठोस बने, तो उसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ये तो चीज हो गई। अब अगला देखो, क्या उसका उल्टा भी हो सकता है? जी हाँ, इसका उल्टा भी देखिए। अगर कोई भी चीज ठोस से गैस बने तो उसे भी आप ऊर्ध्वपातन बोलते हो, यानी कि गैस से ठोस बनना है, चाहे ठोस से गैस बने, उसे आप क्या बोलोगे, ऊर्ध्वपातन ही बोलोगे। अगर कोई भी चीज गैस से क्या बन जाए, द्रव, तो क्या बोलोगे, संघनन बोलोगे। और अगर द्रव से गैस बन जाए तो क्या बोलोगे, बाष्पीकरण। याद रख लेना, गैस से क्या बने, द्रव, तो है संघनन, और द्रव से क्या बने, गैस, तो बोलोगे बाष्पीकरण। अगर कोई भी चीज ठोस से क्या बने, द्रव, तो उसे बोलोगे गलन, और द्रव से अगर कोई ठोस बने तो उसे बोलोगे जमना। क्लियर हो गई बात? इस चीज को पढ़ लेना और अच्छे से एक बार इसे याद कर लेना। यहाँ तक बात हमने कर ली किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो अभी हमने पदार्थ के बारे में बात कर ली और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने क्या किया। अब हम बात करते हैं, बोले पदार्थ है ये सब जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये किसकी बनी है, या फिर ये किससे बनी हुई है। इनका कोई ना कोई एक सबसे सूक्ष्म कण तो होगा जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ बने किससे हैं। तो ये पदार्थ जो सबसे सूक्ष्म कण होता है हमारे यहाँ, मतलब है अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ, तो सबसे सूक्ष्म कण है जो एक स्थिर सूक्ष्म कण है, उसे क्या बोला जाता है, परमाणु। क्या बोला जाता है, परमाणु। यानी हर चीज किसकी बनी हुई है, परमाणु। तब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो ये यहाँ से देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी टॉपिक नंबर 2 शुरुआत हो जाती है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो पहली चीज क्या बोले, कोई पूछे परमाणु क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। क्या, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ऐसे क्या बोला जाता है, मूलभूत इकाई भी क्या कहलाती है, परमाणु। तभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए पदार्थ की मूलभूत इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या है आपकी परमाणु। क्या है, परमाणु। अब आगे देखो, क्या परमाणु का आकार कैसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। बोले सर परमाणु का आकार क्या होता है, तो आप बोल देना सर परमाणु गोलीय आकार की होती है। कौन से आकार की होती है, परमाणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलक होता है। अब बात करते हैं क्या होता है परमाणु। क्या परमाणु भी किसी से मिलकर बना होता है? जी हाँ, परमाणु भी 3 प्रमुख कणों से मिलकर बना होता है। कितने कणों से, 3 कणों से मिलकर बनी होता है। कौन कौन से हैं वो कण, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या नाम है, प्रोटॉन, और तीसरे का नाम क्या है, न्यूट्रॉन। मेरा मतलब कहने का ये है आपका परमाणु, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये अंदर पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे आप बोलोगे, नाम बोलोगे, केंद्रक नाम देते हो। क्या देते हो, केंद्रक। अभी आप परमाणु संरचना देख लो, परमाणु है, परमाणु की बाहरी कक्षा में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अंदर जो क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पूरे परमाणु का 99.9% क्या करते हैं, द्रव्यमान अपने पास रखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान किसके पास हो जाता है, तो आप बोल देना परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रक के पास होता है। अब आगे बात करते हैं। बोले ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने देख लिया। अभी देखो एक बार इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि जो हमारा परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो हमारा परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये लिखा हुआ है खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की आपने जे थॉमसन ने। किसने की है, जे थॉमसन ने। पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो आप बता दोगे रदरफोर्ड ने। और कोई पूछे न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप बता दोगे जेम्स चैडविक। इनका नाम उल्टा लिखा हुआ है, आप सीधा लिख देंगे जेम्स चैडविक। अब बोले क्या होता है, बोले क्या इनके पास आवेश भी होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बोल दोगे इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इनके पास क्या हो जाता है, आवेश। प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के पास इतना ही आवेश होता है, लेकिन ये आवेश पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। क्या न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश होता है, नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन उदासीन कण है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, बोले सर ऋणात्मक, प्रोटॉन है धनात्मक, और न्यूट्रॉन है हमारा उदासीन। क्लियर। क्या इनके द्रव्यमान के बारे में कोई बात की जा सकती है, हाँ देखिए इनका द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। और कभी इनका आंसर अगर ग्राम में पूछे तो आप बता दोगे 9.1 - 28 kg। क्लियर। इनका द्रव्यमान कितना है, 6.1 गुणा 10⁻27 kg। तो अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें ग्राम में, तो आप बता दोगे -24 ग्राम। यहाँ पर इसको ग्राम कर लो, 24 ग्राम।
अगर कोई पूछे बताइए न्यूट्रॉन पर क्या द्रव्यमान होता है, जी न्यूट्रॉन एक प्रकार का कण है तो इसका भी द्रव्यमान होगा कितना, इसका द्रव्यमान होता है 6.1 गुणा 10⁻27 kg। अगर इसको ग्राम में बदलें तो क्या कहोगे, बोले 6.1 गुणा 10⁻24 kg। अब मेरा कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है, बोले क्या ऐसे दो कण हैं जिनका द्रव्यमान लगभग समान है, तो आप बता दोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यदि आप देखोगे तो दोनों का द्रव्यमान कैसा है, समान है। क्या ऐसे दो कोई कण है जिनका हमारा आवेश समान हो, हाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो ऐसे कण हैं जिनका आवेश समान है। हाँ एक चीज मान सकते हैं, इनका आवेश ऋणात्मक होता है, इसका आवेश धनात्मक होता है, लेकिन आवेश का मान दोनों का कैसा होता है, समान। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रख लेना। कोई ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, हाँ न्यूट्रॉन, इसका आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब आगे बात करते हैं हम, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये है आपका परमाणु और इसके ऊपर बाहरी कक्षा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक। अगर आपसे कोई कहे कि केंद्रक पर कैसा आवेश होता, तो आपने देखा न्यूट्रॉन पर तो 0 है और प्रोटॉन पर कैसा है, प्लस, तो 0 प्लस प्लस हो गया। यानी अगर आपसे पूछे जो आपका केंद्रक होता है वो कैसा होता है, तो आप बता दोगे केंद्रक पर धनात्मक आवेश होता है। अब आगे बात करते हैं, बोले परमाणु क्रमांक और परमाणु संरचना के बारे में, अपन इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन उनके बारे में बात करते हैं। कोई पूछे परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप बता दोगे कि एक हमारा जो परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉन है वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हो आप, परमाणु क्रमांक कहते हो। इसके किसके द्वारा प्रदर्शित करोगे, जड़ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई बोले सर परमाणु भार क्या होता है, तो आप बता दोगे एक परमाणु में जितने प्रोटॉन तथा प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वो क्या कहलाती है, परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉन और परमाणु भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई बात। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करोगे, इसको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको ए के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने एक चीज देख ला, बोले परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या और परमाणु भार मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मैं भार में से क्रमांकों को घटा दूं, भार में से किसको घटा दूं, क्रमांकों को घटा दूं, तो आप देखोगे कि मैं P प्लस N में से मुझे किसको घटाना पड़ेगा, P में से P को घटाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भार माइनस क्रमांक, अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो आपके पास क्या बचता है, N बचता है। तो आपने क्या देखा कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आप क्या दोगे कि परमाणु भार में से यदि परमाणु के क्रमांकों को घटा दिया जाए तो किसकी संख्या बचती है, न्यूट्रॉन की संख्या बचती है। और आपने देखा भी है परमाणु भार का मतलब होता है ए और परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है जेड से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैंने क्या देखा कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, यदि हम परमाणु भार में से किसको घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। अब अगली बात करते हैं, बोले समस्थानिक। बोले समस्थानिक क्या होता है, आपने देखा समस्थानिक का मतलब एक स्थान पर हो, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो, बराबर, यानी परमाणु क्रमांक तो बराबर हो लेकिन परमाणु भार कैसा हो, अलग अलग हो। ये परमाणु हमेशा समान तत्व के होते हैं, किसके होते हैं, समान तत्व के, याद रखें, जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, सेम, यानी जो एक जगह पर रखे हो लेकिन परमाणु भार कैसा हो, अलग अलग। बोले कैसे, एक उदाहरण समस्थानिक का, जी हाँ उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन के 3 पर समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, याद रखो, हाइड्रोजन बन 1, हाइड्रोजन बन 2 और हाइड्रोजन बन 3। मतलब अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ ये कहलाते हैं परमाणु क्रमांक और जो ऊपर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परमाणु भार। यानी मुझे किसी भी तत्व को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि कोई भी तत्व लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो नीचे लिखोगे उसका जेड और ऊपर लिखोगे उसका ए, मतलब ये होता है परमाणु क्रमांक और ये लिखा जाता है उसका भार। तो मैंने क्या देखा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता दो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। तो आप इनमें तीनों में ये देख रहे होंगे कि सबके परमाणु क्रमांक कितने हैं, एक एक, लेकिन तीनों के परमाणु भार कैसे अलग अलग। इनके नाम भी पूछ लेते हैं। बोले इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम होता है ट्राइटियम। याद हो गई, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। बोले समभारिक, मैंने अभी क्या देखा था, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसमें क्या होता है, परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टार पॉइंट बना लो और इसको बिल्कुल आपको रटना है।
क्या है, यह क्या है, परमाणु से संबंधित विशेष खोजें हमने बताई हैं कि जो परमाणु सिद्धांत से संबंधित खोजें कौन कौन सी हैं। तो पहले मैंने बताया परमाणु सिद्धांत किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे परमाणु का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आप बता दोगे ये डाल्टन ने दिया। कोई पूछे परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया, तो आप बताओगे नील बोर और रदरफोर्ड। कौन कौन, नील बोर और रदरफोर्ड। कोई पूछे परमाणु संख्या के बारे में, बोले सर माजले। कोई बोले रेडियो एक्टिविटी या संक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बेक्वेरेल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। यूरेनियम की खोज क्लाथप्रोद और पौष्टिकरण की खोज लुई पास्चर। विद्युत बैटरी की खोज वोल्टा और प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर। मतलब इंपॉर्टेंट है 2 3 4 ऊपर के जो परमाणु से संबंधित है, लेकिन आपको याद सारे करने हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर खोजें पूछनी जाती हैं। और मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपको ऊपर ही बता दिया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको बिल्कुल सब लोग याद कर लेंगे अच्छे से। मैं एक दिन में ज़्यादा नहीं, आपको 3 या 4 पेज पढ़ाऊंगा, बस सारा डेली आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट कर लेना। अब कंडीशन आ जाती है, बोले क्या कि रासायनिक प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले कैसे, आप एक चीज समझिए ध्यान से कि मैंने क्या बताया था। जैसे मान लीजिए ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो नाभिक के अंदर ऊपर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी चीज को यदि आपको घिसना हो, यदि किसी के ऊपर यदि आपको क्रिया करना हो, तो बताइए सबसे पहले उसके ऊपर की खाल जाएगी कि जो अंदर का मटेरियल है वो हो जाएगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहले असर जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, ऊपर ही पड़ेगा। तो जब भी ये कोई भी चीज क्रिया करता है, कोई भी अणु क्रिया करता है, तो हर क्रिया का प्रभाव सबसे पहले ऊपर पड़ेगा और सबसे पहले ऊपर मिल कौन जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्या कहा मैंने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो मैंने क्या देखा, अगर कोई भी परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, तो उस पर वो हमारा जो परमाणु होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। दूसरा क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है किससे, प्रोटॉन की संख्या से, तो उस पर आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित। याद रख लेना, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या से, तो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो क्या चीज देखी मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो उदासीन है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नेगेटिविटी बढ़ गई, अगर नेगेटिविटी बढ़ गई है तो ऋणावेशित है, और नेगेटिविटी कम हो गई, नेगेटिविटी कम होने का मतलब है पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो कौन सा आवेश हो गया, बोले सर धनावेशित हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या, अगर देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गया, मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कौन सा आवेश हो गया, धनावेशित, और ये कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी एक अणु था जो पहले उदासीन था, क्या था, उदासीन का मतलब उस पर कितना आवेश था, 0 आवेश था, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेशित। तो आप पूछते हैं कि बताइए जब भी कोई भी परमाणु हमारा जो उदासीन था और यदि उस पर धन आवेशित आ जाता है, यानी उस पर धन आवेश आ जाता है, धन आवेश का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो बताइए उस पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि जब एक बार बताइए तो इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान लेके गया होगा, तो मतलब इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बोले बढ़ किसका जाएगा, जो ऋणावेशित हो जाता है। तो अगर पूछे धनावेशित का द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे द्रव्यमान इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात। बोले अगर उदासीन से धनात्मक बन रहा है तो हमारा द्रव्यमान कम हो रहा है, यदि उदासीन से ऋणात्मक बन रहा है हमारा परमाणु तो उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। बोले क्या, अणु क्या होता है। अब ये जो अणु है इसके बारे में हम अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी केवल आपको क्या करना है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको करने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे।